2022 विधानसभा चुनाव के चंद महीने बचे हैं। इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, कांग्रेस कहां पर खड़ी है, इसका मैं एक संक्षिप्त विश्लेषण कर रहा हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस सक्रिय हुई है, उसने 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया है। बच्चियों को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की बात कही है। गेहूं का मूल्य 2500 रुपए और गन्ने का प्रति क्विंटल 400 रुपए निर्धारित करने के लिए घोषणा की है। पीड़ित परिवारों को कोरोना में जो प्रभावित रहे हैं उनको 25,000 रुपए देने की बात और 20 लाख रोजगार की बात कही है। ये सब तो घोषणाएं हैं जो और दल लगातार करते जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में 2022 में कहां खड़ी है। निश्चित रूप से पिछले 2 महीने से जिस तरह से प्रियंका की सक्रियता बढ़ी है, चाहे लखीमपुर खीरी हो, सोनभद्र हो या ललितपुर हो, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। जब हम लखीमपुर खीरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले और जनता में जो कांग्रेस के प्रति साफ कार्नर थे, कांग्रेस के प्रति एक झुकाव था, उनमें भी प्रियंका गांधी की सक्रियता सकारात्मक सुझाव या रुख पैदा कर रही है। लेकिन क्या यह सक्रियता प्रियंका गांधी का दौड़ भाग उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजय दिला पाएगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की सियासत हो रही है, कांग्रेस इनमें कहीं नहीं टिकती। कांग्रेस का अपना आधार वोट बैंक मुस्लिम, दलित, सवर्ण, जिसमें विशेषकर ब्राह्मण थे, वो आज इसके पास नहीं है। इसलिए बिना आधार वोट बैंक के कांग्रेस बहुत अधिक सफल हो पाएगी, इसमें तो बहुत कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जिन 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा करके प्रियंका 2022 चुनाव मैदान में जा रही हैं, वो एक सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि महिला प्रत्याशी नहीं मिलेंगी, उन्हें याद रखना चाहिए कि महिला प्रत्याशियों की कमी नहीं है। हर वर्ग में महिलाओं की काफी संख्या में सक्रियता दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 73 और 74 संविधान संशोधन के बाद निकायों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में महिलाओं को 1/3 जो आरक्षण दिया गया है, उसमें भारी संख्या में 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और अभी 2 महीने पूर्व हुए पंचायतों के चुनाव में भारी संख्या में महिलाएं चुनकर रही हैं। 2021 ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के चुनाव में 33% आरक्षण के विपरीत 42% महिलाएं प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख में जीत कर आई है। इसका यह संकेत है कि महिलाओं की भागीदारी मिलने दिए जाने से या मिलने से उनकी संख्या में, प्रत्याशी बनने की संख्या में कमी नहीं होगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायतों में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसमें हर वर्ग की महिलाएं शामिल हैं। जैसे कि 27% पिछड़ों के आरक्षण में 1/3 यानी 9% महिलाएं शामिल हैं। इसी तरह सुरक्षित सीटों की SC के लिए 21% में 7% महिलाएं शामिल हैं। शेष सामान्य वर्ग में जो अनारक्षित 50% सीटें बचती हैं, उसमें 17% महिलाएं शामिल हैं। अब अगर हम पूरे महिलाओं, SC, OBC और सामान्य या महिला को जोड़ें तो 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस 33% के विपरीत 2005, 10, 15 और 21 में 40 और 42% महिलाएं निर्वाचित हुई। इसलिए महिला
प्रत्याशी नहीं मिलेगी, इस पर लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जहां तक प्रियंका ने जिस तरह से 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है, अगर इनका ये मुद्दा चल गया और प्रभावी रूप से अच्छी महिलाएं, चाहे एससी की हो, ओबीसी की हो, सामान्य वर्ग से हो, मैदान में आ गई, चुनाव में भागीदारी में आई, तो एक नया चुनावी समीकरण बनेगा। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या कम है, महिलाएं राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं है जितना उनको होना चाहिए, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का यह बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घोषणा है महिलाओं को 40% टिकट देने की बात। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर आगे आए तो इस 40% की घोषणा को भी काफी और अधिक बल मिलेगा। दूसरा, बच्चियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का भी एक अच्छा प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन ये तभी होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता निरंतर बनी रहे और वो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़े, तब ये संभव है। ऐसा नहीं है जैसा कि पिछले चुनाव में होता रहा है, पिछले समय होता रहा है कि इवेंट की तरह आई और बयान दिया, आंदोलन में शामिल हुई, पीड़ित परिवार से मिली और वापस दिल्ली चली गई, क्योंकि उसका फॉलो करने के लिए कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से पिछले 30 सालों में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और है कि जिस तरह से प्रियंका सक्रियता तो है, लेकिन उनके आसपास उन कांग्रेसियों का जमावड़ा नहीं है जिनके समर्थन से कांग्रेस मजबूत हो सकती है। आज प्रियंका के आसपास जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम, उनके चेहरे या उनका अनुभव, उनका कमिटमेंट कोई भी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस के प्रति या कांग्रेस को मजबूत करने में काफी योगदान दे सके। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष लल्लू की बात है, निश्चित रूप से एक जुझारू संघर्षशील नेता है, लेकिन कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो सम्मान्य हो, जिसको पूरे प्रदेश की जनता कम से कम जानती हो। लल्लू का संघर्ष सराहनीय है, वो संघर्ष करते हैं, लेकिन संघर्ष के साथ साथ एक बड़ा चेहरा भी होना चाहिए जिसका अभाव दिखाई दे रहा है। अब 2022 में कांग्रेस कहां खड़ी होगी, क्या स्थिति बनेगी, यह प्रियंका की सक्रियता, प्रियंका की टिकट बंटवारे को लेकर सूझबूझ और पुराने लोगों को कैसे जोड़ती है, किस तरह से जिनका पार्टी से काफी लगाव है उनको कैसे अपने साथ लाती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे नकारात्मक बिंदु कांग्रेस के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, उनकी सियासत के लिए यह है कि जो पुराने कांग्रेसी नेता थे, पुराने राजनीतिक घराने थे, जो नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक जिनकी सियासत कांग्रेस से जुड़ी रही है, उन बड़े राजनीतिक घरानों के उत्तराधिकारी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो जतिन प्रसाद हो या कमलापत त्रिपाठी के पुत्र ललितेश त्रिपाठी। इसी तरह अन्य तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिनकी कमिटमेंट कांग्रेस के प्रति, नेहरू परिवार के बस गांधी परिवार के साथ रहा, वो धीरे धीरे कांग्रेस से को छोड़कर जा रहे हैं। प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर उनकी एक ऐसी कौन सी कार्यशैली है कि जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस के साथ, उनके दादी के साथ, उनके पिता के साथ, उनकी माता के साथ जुड़ी रही है, वो पीढ़ी प्रियंका के साथ
काम करना नहीं चाहती। वो कौन से ऐसे लोग हैं प्रियंका के आसपास जुड़े हुए हैं जो ऐसे पुराने कांग्रेसियों को बाहर करते जा रहे हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। प्रियंका गांधी जितनी भी मेहनत कर ले, जितने भी नारे ले आए, जो भी घोषणाएं करें, लेकिन अगर उनका तालमेल पुराने कांग्रेसियों के साथ नई पीढ़ी को जोड़ने के नहीं हुआ तो अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका जिनके आवास पर घंटों बिता रही हैं, वो चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या दूसरे लोग हों, उसका भी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। जिस समय अपराधियों की बात हो, भ्रष्टाचारियों की बात हो उठ रही हो, उसमें प्रियंका गांधी 3-3, 4-4 घंटे एक ऐसे नेता के पास आवास पर बिता रही हैं जिसका पुराना ट्रैक अच्छा ना हो, जो एक बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आया हो और जो जेल तक जा चुका हो, तमाम विवादित मामलों में आरोपित हो और जिसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी चल रहे हो, ऐसे विवादास्पद व्यक्ति के या नेता के आवास पर समय बिताना या उसको बहुत महत्व देना भी ना तो जनता को ठीक लग रहा है, ना कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को जिनका कमिटमेंट गांधी परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति है। इसलिए आने वाला 2 महीना जिसमें चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ेंगी, उसमें प्रियंका को सबसे महत्वपूर्ण बात ये करना होगा कि पुराने कांग्रेसियों को फिर से जोड़ें, अपनी कमियों को तलाशें जिनके कारण वो लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। दूसरा, प्रत्याशियों के चयन में भी एक महत्वपूर्ण तरीके से जिनकी जमीनी समर्थन हो, उनको जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि अगर फिर जैसा कि हवा चल रही है गठबंधन की सियासत से कांग्रेस जुटी, तो निश्चित रूप से जानिए कि जिस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी को गंवाया है, अगर फिर गठबंधन की साथ 2022 में प्रियंका आगे बढ़ी तो रायबरेली सीट भी 2024 में इनको गंवानी पड़ेगी, क्योंकि रायबरेली में भी जो महत्वपूर्ण लोग थे वो इनसे दूर हो जा चुके हैं। तो प्रियंका गांधी के लिए 2022 विधानसभा चुनाव एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए उनकी कार्यशैली, उनकी क्षमता, उनकी लोकप्रियता सबका आकलन होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन मजबूत करने का एक जरिया भी बनेगा। धन्यवाद।